स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, ये टॉपिक यूनिट रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स से ली गई है। हम इसमें ये समझेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, नॉर्मल जो प्रोसेस है, लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फ्लावरिंग प्लांट्स ने अडॉप्ट की हैं जिनकी मदद से क्रॉस पॉलिनेशन इनमें प्रमोट होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि पॉलिनेशन दो तरह का है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों पॉलिनेशन के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं उनको इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से प्लांट की ऑफस्प्रिंग्स, न्यू इंडिविजुअल्स में नए कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर होता है, और इस वजह से वेरिएशन न आने की वजह से इनमें एडेप्टेबिलिटी और इवोल्यूशन का जो फ्रीक्वेंसी है या इवोल्यूशन का जो रेट है वो स्लो रहता है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेचर में प्लांट्स अपने आप को बेटर एडॉप्ट करने के लिए और इवोल्यूशन की रेस में अपने आप को आगे रखने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ डेवलप की हैं, और उन स्ट्रेटजीज़ की मदद से इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है, और उन्हीं सारी स्ट्रेटजीज़ को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और हम अब इस टॉपिक में ये समझेंगे कि वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं प्लांट्स के अंदर जिनकी मदद से फ्लावरिंग प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट किया जाता है। तो लीजिए हम देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं। पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, जैसे कि आप जानते हैं, डिफरेंट फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का अलग अलग पाया जाना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पपाया है। पपाया में एक मेल फ्लावर होता है, दूसरा फीमेल फ्लावर। तो अलग अलग फ्लावर में स्टेमन और पिस्टिल अलग अलग होने की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दूसरा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी की मदद से भी फ्लावरिंग प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है। इसमें एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर में है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन दोनों का मैचुरेशन टाइमिंग अलग अलग है, इसलिए इनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन से ही रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल हैं जैसे सनफ्लावर एंड साल्विया। यहाँ डायग्राम भी दिखाया गया है। आप डायग्राम जो और पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जो एंथर और स्टिग्मा हैं एक ही प्लांट के फ्लावर में दिखाए गए हैं। एक और स्ट्रेटजी है सेल्फ स्टेरिलिटी की। ये देखा गया है कि कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जैसे पोटैटो है, टोबैको है, इनमें पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पे, लेकिन वहां पहुंचने के बावजूद भी ये फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। ऐसे जो प्रोसेस है या फिनोमिनन है उसको हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली भी एक प्रोसेस है या एक तरीका है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसमें यह देखा गया है कि
मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं यानी स्टेमन और स्टाइल, इनकी लेंथ अलग अलग है फ्लावर में, और इस वजह से जो बाइसेक्चुअल फ्लावर हैं वो आपस में सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेशन ही फिर मेथड है जिससे ये पॉलिनेट कर पाते हैं। तो ये देखा जाता है और देखा गया है प्रिमरोज फ्लावर में। एक और है स्ट्रेटजी हर्कोगैमी और डिवाइस, ये देखा गया है कैलोट्रोपिस में। इस तरह की केसेस में ये देखा जाता है कि कुछ फिजिकल बैरियर्स की वजह से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे नहीं पॉलिनेट हो पाते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन की मदद से फ्लावर पॉलिनेट करता है। यहाँ हमने ग्लोरियोसा का पिक्चर दिखाया है, ग्लोरियोसा फ्लावर का पिक्चर। इसकी मदद से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ फिजिकल बैरियर, एक जो मेन बैरियर है, उसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। एक और स्ट्रेटजी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में ये देखा गया है कि मेल और फीमेल गैमीट्स जो कि फंक्शनल हैं, बट उसके बावजूद भी वो सेल्फ पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी दो तरह की देखी गई है, एक इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी और दूसरी है इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ हमने 3 पिक्चर्स दिखाए हैं। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फुल कॉम्पैटिबल गैमीट्स हैं उनके केसेस में पॉलन ग्रेन जो पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, तो वहाँ वो पॉलन ट्यूब बना के फर्टिलाइज करते हैं एग को। जबकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में आप देख रहे हैं कि पहला जो पिक्चर है इसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर तो आ जाते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू, लेकिन डेवलप नहीं कर पाते हैं पॉलन ट्यूब को। इस वजह से पॉलन ग्रेन पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं। बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। अभी तक आपने जो समझा है इसकी मदद से आप आसानी से इन 3 क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। एक और है बच्चों टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट किया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन की मदद से फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है ताकि वेरिएशंस आ सकें और नई जो ऑफस्प्रिंग्स होगी उसके अडोप्टेशन और इवोल्यूशन के बेटर चांसेस होते हैं। क्योंकि ये आर्टिफिशियली ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात को ध्यान में रखना है। अभी तक जो भी हमने मेथड्स बताए हैं, स्ट्रेटजीज़ बताए हैं, ये सब नेचुरल हैं। प्लांट्स खुद बखूब अपने आप इनको डेवलप करते हैं और इनकी मदद से आप ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्योरली मैन मेड है, ह्यूमन बेस्ड है। इसमें क्या किया जाता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाता है। उसके लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग। इमैस्कुलेशन में सिंपली एंथर को रिमूव किया जाता है ताकि बाहर से जो डिजायरेबल पॉलन है उनकी मदद से हम उस फ्लावर को पॉलिनेट करवा सकें। और बैगिंग में क्या किया जाता है कि सिंपली कवर्ड किया जाता है जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है ताकि अनवांटेड पॉलन उसमें एंटर न कर सके और कंट्रोल्ड पॉलिनेशन संभव हो सके। एक और टॉपिक हम इसमें कवर कर रहे हैं बच्चों, वो है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा समझने में बच्चों को तकलीफ होती है। बच्चे इसको सही ढंग से नहीं तैयार कर पाते हैं और इसको केवल डायग्राम की मदद से समझते हैं।
और तैयार करते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जब ये पहुंच जाते हैं उसके बाद इनमें कई बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, और जो पिस्टिल का टिश्यू है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा का टिश्यू, उसको हम कहते हैं स्टिग्मेटिक टिश्यू। और पोलन जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है एक, और ये जो कन्वर्सेशन है ये नॉन वर्बल कन्वर्सेशन है, ये केमिकल कन्वर्सेशन है, और उसकी मदद से आइडेंटिफाई होता है पोलन, यानी पिस्टिल आइडेंटिफाई करता है पोलन को कि कौन कंपैटिबल है। कंपैटिबल का मतलब है कि कौन राइट पोलन है जो मैच करता है उस स्पीसीज को, और उसको ये एक्सेप्ट करता है। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि पिस्टिल ओपन होता है, एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, और पॉलिनेटिंग एजेंट्स एक साथ कई सारे पॉलन्स लेके आते हैं अलग अलग स्पीसीज का। तो यहाँ पर मैचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो कंपैटिबल हैं यानी जो सिमिलर है पिस्टिल की स्पीसीज के पॉलन, तो जो स्टिग्मा है वो उसी को एक्सेप्ट करता है और बाकी को वो रिजेक्ट कर लेता है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं है ये, इसमें सिंपली हमें ये समझना है कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। तो इसमें बच्चों 4-5 मेन स्टेप हैं जिनके थ्रू इंटरेक्शन होता है और फिर फर्दर ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, पोलन का जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। क्योंकि पोलन ट्यूब की मदद से ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि वो कौन से 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, यानी रिकॉग्निशन मीन्स आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है रिजेक्शन, जो अनवांटेड पोलन है उनको रिमूव करना। तीसरा है हाइड्रेशन, यानी वाटर रिलीज करना। चौथा है जर्मिनेशन, यानी पोलन ट्यूब का इमर्ज होना आउट। फिर लास्ट है इलोंगेशन, यानी पोलन ट्यूब का ग्रोथ, लॉन्ग पोलन ट्यूब बनना। तो ये 5 स्टेप हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के। इनमें जो हेल्प मिलती है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से हेल्प मिलती है। वो केमिकल्स हैं लिक्विड रेजिन्स है, जैसे गम है, कुछ शुगर्स हैं। ये सारे के सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं स्टिग्मेटिक टिश्यू के द्वारा। यहाँ पर जो रेजिन का काम है और जो गम है, लिक्विड है, ये सब अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे पहला रेजिन का है, इसकी मदद से स्टिग्मा से स्टिक हो जाते हैं पोलन। और उसके बाद दूसरा काम है इम्पोर्टेंट लिक्विड का, वाटर रिलीज होता है। इस वाटर की मदद से पोलन स्वेल होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पोलन, पोलन स्वेल होंगे और अंदर से पोलन ट्यूब एमर्ज आउट होती है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स भी रिलीज होती है स्टिग्मेटिक टिश्यू के द्वारा, और ये प्रोटीन पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करती है और फिर फर्दर वो इंटरेक्ट करते हैं और उसी से फिर पोलन ट्यूब ग्रो होगी। बच्चों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक बार पोलन ट्यूब जब एमर्ज हो जाती है तो उसको इस स्टाइल से आगे बढ़ना है और एम्ब्रियोसैक तक पहुँचना है। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं तो कैसे ये अपना रूट डिसाइड करती है, रूट फॉर्म करती है। तो बीच के जो टिश्यू हैं स्टाइल के, इस टिश्यू को डिसॉल्व करने में एक एंजाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो है क्यूटिनेज एंजाइम। तो ये पोलन ट्यूब की जो सेल्स हैं वो क्यूटिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं और इस क्यूटिनेज एंजाइम की मदद से रास्ता बनता है पोलन ट्यूब के लिए और उसकी मदद से पोलन ट्यूब आगे पहुंचती है। तो ये थे कुछ जो चेंजेस हैं जिनकी मदद से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है फ्लावर में, पिस्टिल के अंदर। इसके आगे एक हमने दिखाया है कि एक बार जब पोलन की ट्यूब ग्रोथ
शुरू हो जाती है तो किस तरह से पूरा पोलन ट्यूब ग्रो होता है और कैसे वो फाइनली एम्ब्रोसाइट तक पहुंचता है, ये भी इसमें आपको दिखा रखा है। और फिर जो दो जनरेटिव सेल हैं वो डिवाइड होकर के डबल फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।